अगर हम भारत के संविधान को एक किताब माने तो बिल्कुल। ज्यादातर लोग सीधे 1950 में लिखे गए आखिरी अध्याय पर पहुंच जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सीधे फाइनल चैप्टर पर। लेकिन आज हम उस किताब को पहले पन्ने से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इसकी कहानी 1950 में शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें तो लगभग 200 साल पहले ब्रिटिश शासन के दौरान पारित हुए कानूनों में हैं। ये एक बेहतरीन नजरिया है। आज की हमारी पड़ताल का मिशन इसी सफर को समझना है। ये कहानी है कि कैसे मसालों का व्यापार करने आई एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रख देती है, और कैसे फिर ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे, कभी मजबूरी में तो कभी चालाकी से सत्ता को अपने हाथ में लेती है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। हाँ, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी किया गया है। पहला दौर है कंपनी का शासन, जो मोटे तौर पर 1773 से 1857 के विद्रोह तक चला। और दूसरा है ताज का शासन, मतलब जब सत्ता सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथ में आ गई, 1858 से 1947 तक। हाँ, और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ से, जब एक मालिक को अपनी ही बनाई मशीन पर लगाम कसनी पड़ी। आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रही हैं। यहाँ मेरा पहला सवाल यही है, लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद को अचानक ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेशन यानी लगाम कसने की जरूरत क्यों महसूस हुई? कंपनी तो उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वजह बहुत दिलचस्प है। कंपनी सोने का अंडा दे तो रही थी, लेकिन वो सारा सोना कंपनी के अधिकारियों के जेब में जा रहा था, कंपनी की तिजोरी में नहीं। अच्छा। हाँ, 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। तो कंपनी के क्लर्क और अधिकारी जब इंग्लैंड वापस जाते तो नवाबों की तरह रहते थे। लेकिन कंपनी खुद भ्रष्टाचार और लड़ाइयों की वजह से दिवालिया होने के कगार पर थी। हालत इतनी खराब थी कि उसे ब्रिटिश सरकार से कर्ज मांगना पड़ा। तो सरकार ने कहा कि कर्ज तो देंगे, लेकिन अब लगाम हमारे हाथ में होगी। बिल्कुल, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक नया और अजीब प्रयोग था। सोचिए, पहली बार एक संसद एक प्राइवेट कॉरपोरेट बॉडी के जरिए हजारों मील दूर एक साम्राज्य चलाने की कोशिश कर रही थी। तो इस एक्ट ने किया क्या? इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। साथ ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया। ये भारत पर संसदीय नियंत्रण की पहली, मतलब एक कच्ची कोशिश थी। लेकिन लगता है ये कोशिश पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ 11 साल बाद 1784 में उन्हें पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। इसमें दोहरी सरकार यानी डबल गवर्नमेंट की एक बहुत ही उलझी हुई व्यवस्था बनाई गई। ये क्या था? सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे एक गाड़ी के दो ड्राइवर हों। थे। और ये बोर्ड सरकार का था। हाँ, ये बोर्ड सीधे ब्रिटिश सरकार को जवाब देता था। कंपनी के डायरेक्टर्स यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ हॉर्न बजा सकते थे और ये तय कर सकते थे कि गाड़ी में कौन सा व्यापारिक सामान जाएगा। असली दिशा यानी राजनीति, सेना और राजस्व से जुड़े बड़े फैसले तो सरकार ही तय कर रही थी। वाह, मतलब सामने कंपनी का चेहरा, लेकिन पीछे से पूरी कमान सरकार के हाथ में। यही तरकीब थी। और सबसे बड़ी बात, इसी एक्ट में पहली बार कंपनी के भारतीय इलाकों को आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा संकेत था। संदेश साफ था, अब असली मालिक हम हैं, कंपनी सिर्फ एक मैनेजर है। तो अंग्रेजों ने कंपनी पर लगाम तो कस दी, लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो गया। क्या कंपनी सिर्फ एक व्यापारी है या एक शासक? मुझे लगता है इसी सवाल का जवाब हमें अगले दौर के कानूनों यानी चार्टर एक्ट्स में मिलता है, खासकर 1833 के एक्ट में। आपने बिल्कुल सही कड़ी पकड़ी है। 1833 तक आते आते ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। मैनचेस्टर की फैक्ट्रियां कपड़ा और दूसरा सामान बना रही थीं और उन्हें एक बड़ा बाजार चाहिए था। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और मसालों का व्यापार उतना जरूरी नहीं रहा। बिल्कुल, अब जरूरत थी भारत को एक ऐसे खुले बाजार में बदलने की जहां ब्रिटिश सामान बिना किसी रोक टोक के बिक सके। यानी अब फोकस भारत से सामान लेने का नहीं, बल्कि भारत को सामान बेचने का हो गया था। ठीक यही बात है। और इसके लिए जरूरी था कि पूरे भारत पर एक मजबूत केंद्रीकृत शासन हो। इसीलिए 1833 के एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह खत्म कर दी। मतलब वो अब सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई बन गई। हाँ, एक विशुद्ध प्रशासनिक इकाई।
इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले भारत के गवर्नर जनरल बने, जिनके पास पूरे ब्रिटिश भारत के लिए नागरिक और सैन्य शक्तियां थीं। और फिर 20 साल बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें मुझे पहली बार एक आधुनिक सरकार की धुंधली सी शक्ल दिखती है, जैसे विधायी और कार्यकारी कामों को अलग किया गया। एक छोटी संसद जैसी भारतीय विधान परिषद बनी और सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। हाँ, वो भी। ये सब महत्वपूर्ण बदलाव थे, लेकिन इस एक्ट की सबसे दिलचस्प बात वो थी जो इसमें लिखी नहीं गई थी। वो क्या थी? पिछले सभी चार्टर एक्ट्स कंपनी के शासन को 20 साल के लिए बढ़ाते थे, लेकिन 1853 के एक्ट ने कंपनी का शासन तो बढ़ाया, पर कोई समय सीमा नहीं दी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब था कि ब्रिटिश संसद कंपनी के शासन को कभी भी खत्म कर सकती थी। ये एक तरह की अंतिम चेतावनी थी। मंच तैयार था, बस एक बहाने की जरूरत थी। 1857 के विद्रोह ने दे दिया। बिल्कुल, जिसने कंपनी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तो 1857 का विद्रोह वो चिंगारी थी जिसने पूरे खेल को बदल दिया। कंपनी जो अब तक एक मुखौटे का काम कर रही थी, वो मुखौटा अब एक बोझ बन गया था। बिल्कुल, अब छुपाने का खेल खत्म हो चुका था। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया, उसका नाम बड़ा शानदार था, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। हाँ, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन असल में ये एक ऐलान था, मुखौटा उतर चुका है और अब से यानी ब्रिटिश क्राउन सीधे तौर पर हिंदुस्तान पर राज करेंगे। तो इस एक्ट ने क्या बड़े बदलाव किए? सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। वो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाली दोहरी सरकार की व्यवस्था थी, उसे खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म? हाँ, सारी शक्तियां सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथ में चले गईं। भारत के लिए लंदन में एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। और भारत में गवर्नर जनरल। उसका नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जिसका मतलब था महारानी का सीधा प्रतिनिधि। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। अब कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं, जो ज्यादा जटिल और विरोधाभासों से भरा है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। हाँ, मुझे ये हमेशा से थोड़ा अजीब लगा है। एक तरफ वो विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ा रहे थे, उन्हें ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का दिखावा कर रहे थे। सही बात है। लेकिन उसी सांस में वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल ले आए। ये तो ऐसा है जैसे आप किसी को दावत पर बुलाएं और कहें कि आप अपनी प्लेट खुद लाएंगे और कोने में बैठ के खाएंगे। आपने इसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ये इस एक्ट का सबसे बड़ा विरोधाभास और इसकी सबसे खतरनाक विरासत है। ऐसा क्यों? देखिए, भारत में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ रही थी और अंग्रेज उसे कमजोर करना चाहते थे। बांटो और राज करो की नीति के तहत उन्होंने ये व्यवस्था की। सीधी भाषा में कहें तो यहीं से राजनीति में हम और वो का खेल कानूनी तौर पर शुरू हो गया। मतलब मुस्लिम सीटों पर उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा और वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देंगे। बिल्कुल। इसने भारतीय समाज को राजनीतिक तौर पर धर्म के आधार पर हमेशा के लिए बांटने की नींव डाल दी। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। और इसकी कड़वी फसल हमें विभाजन के रूप में काटनी पड़ी। हाँ, बिल्कुल। और इसके ठीक 10 साल बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में द्वैध शासन यानी डायरकी जैसा एक और जटिल आइडिया पेश किया गया। ये द्वैध शासन क्या भला थी? इसका आसान मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे घर का बजट 2 हिस्सों में बांट दिया गया हो। सारे जरूरी और शक्तिशाली विभाग जैसे वित्त, पुलिस, सिंचाई, राजस्व, ये आरक्षित विषय थे जिन पर गवर्नर का पूरा कंट्रोल था। और दूसरे विभाग? दूसरे कम महत्व के विभाग जैसे स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, ये हस्तांतरित विषय थे जो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। एक मिनट, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य कम महत्व के विभाग थे? ये तो आज किसी भी सरकार के लिए सबसे जरूरी मुद्दे होते हैं। बिल्कुल, ये यही बताता है कि वो भारतीयों को असल सत्ता नहीं देना चाहते थे। ये ऐसा था कि कहा गया, जिम्मेदारी आपकी, लेकिन तिजोरी की चाबी और डंडा मेरे पास। हाँ, समझ गया। मतलब आप स्कूल तो चला सकते हैं, पर उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा ये फैसला हम करेंगे। हाँ, जाहिर है ये सिस्टम बुरी तरह फेल होना ही था। लेकिन क्या इस एक्ट में कुछ भी अच्छा नहीं था? नहीं, कुछ चीजें थी जिन्होंने भविष्य की नींव रखी।
इसी एक्ट ने पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था यानी 2 सदनों वाली संसद की शुरुआत की, जैसी आज हमारी लोकसभा और राज्यसभा है। और देश में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी शुरुआत हुई। भले ही वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को था। हाँ, अधिकार बहुत सीमित था। और अब हम इस सफर के अंतिम और सबसे बड़े कानूनी पड़ाव पर पहुंचते हैं, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। कहा जाता है कि ये हमारे मौजूदा संविधान का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। इसने प्रांतों से उस असफल द्वैत शासन को खत्म कर दिया और एक ज्यादा जिम्मेदार सरकार की नींव रखी। और हमारे संविधान पर इसका सीधा असर क्या पड़ा? बहुत गहरा असर है। आज हमारे संविधान में जो शक्तियों का बंटवारा है, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां लगभग वैसे ही 1935 के एक्ट से ली गई हैं। अच्छा। देश का केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक और सुप्रीम कोर्ट से पहले का फेडरल कोर्ट, इन सब की स्थापना का प्रावधान भी इसी एक्ट में था। आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान का जो ढांचा या कंकाल है, उसका एक बड़ा हिस्सा 1935 के एक्ट से ही लिया गया है। और इस लंबे 200 साल के सफर का अंत होता है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। हाँ, ये सत्ता के हस्तांतरण का अंतिम कानूनी दस्तावेज था, जिसने आखिरकार कागज पर ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया। बिल्कुल। इसने 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना को लागू किया, भारत का विभाजन किया, वाइसराय का पद खत्म किया और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि हमारा संविधान किसी एक दिन में बनी हुई चीज नहीं है। ये एक क्रमिक विकास का नतीजा है जो 2 सदियों तक चला। एक ऐसा विकास जो कभी सीधा नहीं था, बल्कि हमेशा घुमावदार और विवादों से भरा रहा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया भारत में बदलती जमीनी हकीकतों की एक प्रतिक्रिया थी। कोई भी एक्ट ब्रिटिश उदारता का नतीजा नहीं था। सही बात है। हर अधिनियम एक कदम था, जिसे कभी भारतीय मांगों और बढ़ते राष्ट्रवाद के दबाव में, तो कभी अपने ही बनाए सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने मजबूरी में उठाया। हमारी संसदीय प्रक्रियाएं, शक्तियों का विभाजन, हमारी प्रशासनिक संरचना, इन सब के बीज इसी दौर में बोए गए थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कानून सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे आज की राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद में मौजूद है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक सवाल है जो सुनने वालों के लिए सोचने लायक है। इस औपनिवेशिक प्रशासनिक डीएनए का कितना हिस्सा आज भी भारत के शासन और राजनीतिक संस्कृति को आकार दे रहा है? और क्या ये विरासत हमारे लिए एक मजबूत नींव है या एक ऐसा बोझ जिसे हम आज भी ढो रहे हैं?